नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन सबसे पहली खबर हिंदुस्तान से, भारत से। संभल में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने हाथ में लिए हुए थे फ्री गाजा और फ्री पैलेस्टाइन के पोस्टर। मेरा सवाल है कि संविधान के कौन से कानून के तहत गजा की आजादी की मांग करना, सीज फायर की मांग करना या फलस्तीन की आजादी की मांग करना अपराध है? मैं आपको बता दूं, भारत उन मुल्कों में शामिल है जो फलस्तीन को बाकायदा मान्यता देता है। यहां भारत के अंदर फलस्तीन का दूतावास है जिसमें फलस्तीन के राजदूत रहते हैं और उनको वही दर्जा दिया गया है जो इजराइल या किसी और मुल्क के राजदूत को दिया गया है। अभी हाल में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार वहां पर शामिल हुए थे और उनसे बातचीत हुई थी। ऐसे में फलस्तीन की आजादी का मांग करना हमारे हिंदुस्तान के किस कानून का उल्लंघन है कि योगी जी की पुलिस गिरफ्तार कर रही है? इस गिरफ्तारी के खिलाफ मैं यहां हर बार बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन को आजाद करो। जो यूनाइटेड नेशंस ने डिवीजन किया था कम से कम उसको लागू करो और फलस्तीनियों को उनकी जमीन दो। जंग को बंद करो, फलस्तीनियों को मारना बंद करो और जेनोसाइड बंद करो। यह बात मैं अपने चैनल पर 100 बार खुल के कह चुका हूं और कहूंगा। इसके लिए अगर गिरफ्तारी होती है तो उसका भी स्वागत है। पूछा जाएगा कोर्ट के अंदर कि आखिर हिंदुस्तान की जो आईन है उस आईन की किस धारा के तहत गिरफ्तारी हुई है। इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं बहुत गलत हरकतें हैं। इनकी मलामत की जानी चाहिए, मजम्मत की जानी चाहिए और योगी जी को सोचना चाहिए कि फलस्तीन की आजादी की मांग करना कहीं से कोई अपराध नहीं है। जब स्टैंड विद इजराइल कर सकते हैं इस देश में लोग, तो फलस्तीन की आजादी की मांग क्यों नहीं हो सकती है? यह खबर बताना मुझे इसलिए जरूरी लगा कि हिंदुस्तान में किस तरह से गजा के पूरे मामले को एंटी मुस्लिम बनाकर रख दिया गया है। और ऐसे में मुझे पोप फ्रांसिस कि जब कल डेथ हुई तो उनकी सारी बातें याद आई। पोप फ्रांसिस कोई मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे। और ईसाई भी कोई ऐसे वैसे ईसाई नहीं थे, पोप थे, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु। और लगातार उन्होंने फलस्तीन की आजादी की भी बात की थी, लगातार गजा के अंदर जो जंग चल रही है उस जंग को रुकवाने की भी बात की थी। उन्होंने लगातार इस बात को कहा था कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो सेल्फ डिफेंस नहीं है, वो दरअसल गजा के ऊपर जेनोसाइड है, वो दरअसल गजा के ऊपर थोपी हुई जंग है। इसीलिए कल जब उनकी डेथ होती है तो इजराइल के ज्यादातर अखबार श्रद्धांजलि तो देते हैं लेकिन इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि उनका स्टैंड इजराइल के खिलाफ रहा। कुछ ने उनको एंटी सेमाइट कहा है। भैया, एंटी सेमाइट कैसे हो गए? इजराइल किसी की हत्या कर दे, सेल्फ डिफेंस के नाम पर सैकड़ों हजारों बच्चों को मार डाले, औरतों को मार डाले, आम शहरियों को मार डाले, पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे और उसके खिलाफ इस पर सवाल उठाने वाला एंटी सेमाइट हो गया। यह यहूदियों के खिलाफ की गई बात तो नहीं है, इसमें कुछ यहूदियों को मारने की बात तो नहीं है, इसमें यहूदियों के किसी नुकसान की बात तो नहीं है। यह तो उस ज़ायनिस्ट जो पूरा बिहेवियर है और गजा के और फलस्तीन के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाना है। यह एंटी सेमाइट कहां से हो गए? असल में तो सेमिटिक गजा के वो लोग हैं जिनके खानदान हजारों बरस से वहां रह रहे हैं, सैकड़ों बरस से वहां रह रहे हैं, जिनके पुरखों की कब्रों पर इजराइल ने आलीशान महल बनाए हैं, वो असल में सेमाइट लोग हैं। ये कहां से सेमाइट हैं? कोई पोलैंड से जाके बस गया, कोई कहीं से जाके बस गया। अपना डीएनए टेस्ट तक नहीं कराते हैं कि कहीं ये निकल के ना आ जाए कि इनका मिडिल ईस्ट की उस जमीन से, अरबों की उस जमीन से कोई लेना देना है ही नहीं। पोप फ्रांसिस को मेरी भी श्रद्धांजलि, उनको प्रणाम। उन्होंने जिस तरह से हमेशा हक की आवाज उठाई, यह हमेशा याद किया जाएगा। यह हमेशा याद किया जाएगा कि क्रिश्चियन धर्मगुरु रहते हुए भी उन्होंने दुनिया भर में जो मजलूम थे उनके लिए आवाज उठाई, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और खास तौर पे फलस्तीन के लोगों के लिए तो लगातार उन्होंने बात की। इसीलिए फलस्तीनी चर्चों के जो प्रमुख हैं, मुंतहर इशाक, उन्होंने बड़ा लंबा स्टेटस लिखा है, बहुत इमोशनल स्टेटस लिखा है ट्विटर पर, उसको पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा फलस्तीनियों का साथ दिया। हिजबुल्लाह ने बाकायदा पोप फ्रांसिस के लिए एक लेटर जारी किया है जिसमें उनके मरने पर शोक व्यक्त किया है। हमास ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया, गजा के लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया और कल गजा के लोगों के लिए दर्द का दिन था पोप फ्रांसिस की डेथ का।
आगे बढ़ते हैं। नेतन्याहू की मुश्किलें बहुत कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जो शिन बेट के चीफ हैं रोनेन बार, जिनको निकाल दिया गया था, जिनको नेतन्याहू ने निकाल दिया था और फिर कोर्ट ने जिनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया, उनका बयान आया है और उस बयान पर पूरे इजराइल में तहलका मचा हुआ है। बयान क्या है? बयान यह है कि नेतन्याहू चाहता था, नेतन्याहू ने कहा था इनसे, शिन बेट के चीफ से, शिन बेट मतलब वहां की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी, सरकारी एजेंसी, उसके चीफ से कहा था कि तुम हाईकोर्ट की बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। यानी इजराइल का प्रधानमंत्री इजराइल की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के चीफ से कहता है कि तुम कोर्ट की बात मत सुनो, तुम मेरी बात सुनो। मैं जो कह रहा हूं वो कानून है, कोर्ट जो कह रहा है उसको मानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अपने ही देश का जो आईन है, अपने ही देश का जो कोर्ट है, उसके खिलाफ खड़ा है नेतन्याहू। और एक और मजेदार खबर यह आई है कि कतर गेट जो हुआ था, मतलब कतर से जो पैसे आए थे, जिसके आरोप में नेतन्याहू के 2 करीबी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है। वो मुकदमा लगातार चल रहा है और वो करप्शन का बड़ा मामला है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कतर के एक व्यापारी ने अच्छा खासा पैसा दिया था नेतन्याहू को। और ये सारा खेल जो चल रहा था, उस खेल के पीछे यह था कि कतर को मेन उसमें लाया जाए और इजिप्ट को किनारे किया जाए। और इसके साथ साथ उसके ऊपर लीक का आरोप है कि उसने ऐसे पेपर लीक किए हैं जिनसे सीज फायर जो होना था, जो जंगबंदी होनी थी, वो टलती चली जाए। ये सारे मुकदमे उसके यहां चल रहे हैं और इसके बीच में लगातार रैलियां हो रही हैं। कल जो इसका बहुत पसंदीदा मंत्री है और बेहद जहरीला मंत्री है, बेन ग्वेर, जो चला गया था सीधे अल अक्सा मस्जिद पर अपने लोगों को लेकर, और वहां से बयान आया था कि अल अक्सा मस्जिद को हम बम से उड़ा देंगे। वो बेन ग्वेर पहुंचा अमेरिका, और जब अमेरिका पहुंचा तो कोई मुसलमान उसका विरोध करने अभी नहीं आया, इजरायली ही उसके विरोध में आए। एयरपोर्ट पे ही घेर लिया गया उसको और कहा गया तुम हत्यारे हो, तुम हमारे होस्टेजेस को मार देना चाहते हो, जो लोग हमास के पास हमारे हैं तुम उनको वापस नहीं लाना चाहते हो, मार देना चाहते हो। याद कीजिए कल मैंने बताया था कि वहां का जो वित्त मंत्री है, वहां का जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, उसने बयान दिया था कि होस्टेजेस को छुड़ाना हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। उधर एक और जो बड़ी खबर आई है वो थोड़ा सा आश्चर्य में डालने वाली है, और लेकिन उस खबर के तह में जब मैं गया, जब उस खबर को तलाशना मैंने शुरू किया, तो मेरे समझ में आया असल खेल क्या है। कल एक खबर छपी थी और आज भी इस बाबत कई सारे ट्वीट और खबर हैं कि ट्रंप नेतन्याहू से बात करने वाला है सीज फायर को लेकर। देखिए सीज फायर का जो मामला चल रहा था उसमें क्या हुआ, हमास ने कहा कि हम आपके सारे लोगों को एक साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, शर्त हमारी 2 है। आप अपनी आर्मी को गजा से बाहर कर लीजिए, नंबर 1, और दूसरा ये जंग हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। बहुत सीधी सी बात है कि आपको होस्टेज चाहिए, बिल्कुल हम होस्टेज देने को तैयार हैं, जिंदा होस्टेज देने को तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बदले में पहली बात तो ये कि जो तय हुआ था उतने लोगों को आप छोड़ दीजिए, हमारे लोगों को जिनको आपने होस्टेज बना के रखा है लंबे वक्त से, और दूसरी बात यह कि जंग को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। नेतन्याहू के कल के बयान आपको याद होंगे। कल उसके बयान यह आया कि हम जंग किसी हाल में खत्म नहीं कर सकते, हम अपने होस्टेजेस को भी छुड़ाएंगे और जंग भी पूरी करेंगे, और यह कहा कि हमास हमें ट्रिक में फंसा नहीं सकता, हमें सारे होस्टेज नहीं चाहिए। अब आप याद कीजिए ट्रंप लगातार अपने लोगों से यह वादा करता रहा है कि होस्टेजेस को मैं छुड़ाऊंगा, और राष्ट्रपति बनने के पहले ही विटकॉफ को भेज के उसने समझौता ही इसलिए कराया था कि उन लोगों को छुड़ाया जा सके। पूरा प्रोसेस चल रहा था, लेकिन बीच में अड़ंगा लगाया इजराइल ने और सीज फायर तोड़ दिया। ऐसे में यह खबर आती है कि बात होने वाली है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में गजा के सीज फायर पे। और यहां पे आप याद रखिए कि जो हमास ने प्रपोजल दिया था कि हम सारे लोगों को एक साथ छोड़ देंगे और जंग बंद हो जाएगी, अमेरिका उस पर सहमत था। आपको यह भी याद होगा कि अमेरिका का एक बंदा सीधे बात कर रहा था हमास के साथ, और वो खबर इजराइल ने लीक कराई ताकि बातचीत टूट जाए। ऐसे में जब नेतन्याहू बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जंग रोकने के मूड में नहीं है, जबकि हमास जंग रोकने के मूड में है, तो लगता ऐसा है कि सीधी बात भले ना हुई हो, लेकिन अमेरिका ने प्रेशर बनाया है नेतन्याहू के ऊपर। और उस प्रेशर का नतीजा यह है कि आज इजराइल के सारे अखबारों में यह खबर है कि इजराइल के जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं कैरो, और कैरो में यह पूरी बातचीत होगी। और साथ में यह खबर है कि इजिप्ट और कतर ने मिलकर एक नया प्रपोजल तैयार किया है। यह प्रपोजल बड़ा मजेदार है।
इस प्रपोजल के हिसाब से अब जो सीज फायर होगा वो साल 2 साल का नहीं होगा, 5 से 7 साल का सीज फायर होगा। यानी लंबे दौर तक इजराइल को वादा करना पड़ेगा कि अगले 5-7 सालों तक वो किसी भी तरह की जंग शुरू नहीं करेगा। नोट कर लीजिए, यही वो टाइम है जिसकी जरूरत है गजा को रीबिल्ड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए, फिर से घरों को, स्कूलों को, मसाजिद को, यूनिवर्सिटीज को, इन सबको बनाने के लिए जरूरत है 5 से 7 सालों की। और इसी 5 से 7 साल के सीज फायर की बात की जा रही है कि जंग 5 से 7 साल के लिए रुकी रहेगी। अब क्या करना है हमास को? हमास को यह करना है, पहली बात कि सारे लोगों को रिहा कर देना है, और दूसरी बात यह करना है कि उसको इजराइल के खिलाफ कोई अटैक नहीं करना है। हमास एक कदम और आगे बढ़ के कह रहा है, वो कह रहा है हम तो किसी अरब मुल्क के पास अपने हथियार भी जमा कराने को तैयार हैं, हमें नहीं लड़ना, हम लड़ चुके, क्योंकि हमारे लोगों की बहुत तबाही हो चुकी और अब इसका बचना बहुत जरूरी है। तो हमास हथियार तक छोड़ने को तैयार है और गजा के ऊपर फिलहाल अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है। वो कह रहा है कि इजिप्ट और बाकी मुल्क जो कह रहे हैं कि यहां पर कुछ टेक्नोक्रेट्स का राज चलेगा, टेक्नोक्रेट्स इसको कंट्रोल करेंगे, जब तक गजा रीबिल्ड नहीं हो जाता। गजा रीबिल्ड होने के बाद चुनाव होंगे और चुनाव में जो जीतेगा वो गजा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। हमास इस बात पर राजी हो गया और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही डिमांड इजिप्ट की भी थी, यही अरब लीग की भी डिमांड है, यही फ्रांस की डिमांड है, यही सबकी डिमांड थी। तो हमास ने कहा ठीक है, आप इजराइल को रोक लो कि वो लड़ाई करना बंद कर दे। आप अगर उसको समझा सकते हो तो समझा लो कि रोज बम गिराना बंद कर दे, और अगर वो ऐसा कर देता है तो ठीक है, हम कंट्रोल भी छोड़ रहे हैं। तुम टेक्नोक्रेट्स को, जो वहां पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर गजा को चलाने की बात करो। हां, इजराइल को गजा चलाने के लिए नहीं देंगे, इजराइल का गजा पर कब्जा नहीं होने देंगे, इसलिए इजराइल को अपनी पूरी की पूरी आर्मी पीछे हटानी पड़ेगी, और अगर वो कभी आर्मी भेजेगा तो हमें पूरा हक होगा कि हम उसके साथ लड़ सकें। यह बात कही है गजा ने। अब अगर वाकई जंग रोकनी है तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इजिप्ट, सऊदी अरब, ये सारे तैयार हैं फिर से बसाने के लिए। ना अमेरिका के पॉकेट से पैसा जा रहा है, ना इजराइल के पॉकेट से पैसा जा रहा है। वो अपना पैसा लगाएंगे, गजा को दोबारा बसा देंगे। हमास कह रहा है कि हम हथियार नहीं चलाएंगे अगले 5-7 साल तक। किसी अरब कंट्री में जिस पर हमारा भरोसा है, कतर में या दूसरी कंट्री में, हम अपने हथियार जमा करवा देंगे, या अपने यहां ही जमा रहेगा, उनकी देखरेख में जमा रहेगा। और शासन जो होगा गजा का, वो कौन चलाएगा? वो चलाएंगे टेक्नोक्रेट्स। अभी एक और खबर आई है कि 500 से 600 ऑफिसर्स जो हैं पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो अब्बास वाली है, जो वेस्ट बैंक में कंट्रोल करती है, उसके 500-700 ऑफिसर्स को इजिप्ट भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, ताकि गजा के सिक्योरिटी का काम उनके पास आ जाए। बहुत अच्छा, फलस्तीनी गजा की सिक्योरिटी करें, फलस्तीनी वहां का राज चलाएं, और रीबिल्डिंग का पूरा प्रोसेस हो, जिसमें अरब मुल्क पैसा लगाकर उसको रीबिल्ड करे, नए सिरे से घर बने, नए सिरे से अस्पताल बने, नए सिरे से सारी चीजें फिर से डेवलप हो। यह प्रपोजल है जिसकी चर्चा इजराइल के अखबारों में है। अब अगर नेतन्याहू इस प्रपोजल को भी नहीं मानता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जंग रोकना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो कैसे भी जंग नहीं रोकना चाहता है। और अगर ट्रंप ने वाकई प्रेशर बनाया है तब तो उसको मानना पड़ेगा और जंग रोकनी पड़ेगी। इसलिए अगले 4-5 दिन में क्या खबर आती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगले 4-5 दिन तक फलस्तीन और इजराइल के ऊपर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इसी बीच में एक और खबर आई है। आप जानते हैं चाइना के ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है अमेरिका ने। लगातार अमेरिका टैरिफ बढ़ाता जा रहा है। चाइना का एक समझौता हुआ है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ समझौता हुआ है, और यह समझौता जो है सीएनजी पर है, सीएनजी को लेकर डील हुई है, और जिससे चाइना जो सप्लाई पहले किया करता था अमेरिका को, या अमेरिका से जो मंगाया करता था, जिस पर टैरिफ बहुत बढ़ गया है, वो यूएई से मंगाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना ने धीरे धीरे अपने फुटप्रिंट पूरे अरब वर्ल्ड में धीरे धीरे बढ़ाए हैं। सऊदी अरब में उसका खूब सारा निवेश हुआ है, यूएई में उसने बहुत निवेश किया है, हॉस्पिटल्स दुबई में बनाए हैं, और भी बहुत कुछ किया है। अफ्रीका में उसने बहुत निवेश किया है, सीधे मिडिल ईस्ट के जस्ट नीचे जो आता है अफ्रीका, उसमें बहुत निवेश किया है। इराक में उसने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, और ईरान के साथ तो उसका बहुत शानदार रिश्ता है। अभी रशिया और इराक के बीच में तो स्ट्रेटेजिक समझौता हो गया है, पुतिन ने उसके ऊपर सिग्नेचर भी कर दिया है। तो चाइना का फुटप्रिंट यूएई में बढ़ते जाना, जो वैसे तो अमेरिकन वेसल जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल अमेरिका के असर में है, यह अपने
आप में एक अच्छी खबर होनी चाहिए उन मुल्कों के लिए और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई अमेरिका की मुखालिफत करके चीन के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन देखिए पैसे में बहुत ताकत होती है। अगर चाइनीज पैसा लगातार यूएई के अंदर बढ़ता जाएगा, अगर चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन उसके लगातार बढ़ते जाएंगे, तो वो चाइना की मुखालिफत भी नहीं कर पाएगा। चाइना का भी एक हद तक असर वहां पर होगा। एक खबर और है कि मंगलवार को अगले ट्यूसडे को हमास ने अपील की है सारी दुनिया से कि गजा के सपोर्ट में अलग अलग जगह जुलूस निकालें, और इजराइल ने अपने नागरिकों को कहा है कि इस जुलूस में कतई शामिल ना हो। वैसे भी वो इजराइल के नागरिकों के लिए जुलूस निकालने को कह नहीं रहा है। इजराइल की तो हालत यह है कि वहां जो लोग जंग के खिलाफ हैं वो जुलूस निकाल रहे थे, और वहां की पुलिस ने कहा कि आप गजा के बच्चों की तस्वीरें हाथ में नहीं ले सकते, जेनोसाइड लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि वहां का कोर्ट कह चुका था कि लोग जब सड़क पर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप उस एहतजाज को तय नहीं कर सकते कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसके बावजूद वहां की पुलिस अपने लोगों को जंग के खिलाफ किसी भी तरह का प्रदर्शन करने से रोक रही है। कैसे नहीं रोकेगी, जब 24 घंटे नेतन्याहू की यही चिंता है कि जंग चलती रहे और मेरी कुर्सी बची रहे, तो वो क्यों चाहेगा कि अपने ही मुल्क में लोग जंग के खिलाफ आए। लेकिन मंगलवार को दुनिया भर में आप देखिएगा हमास की अपील पर जंग के खिलाफ गजा के समर्थन में जुलूस निकलेंगे और नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। इधर ट्रंप का बयान आया है कि ईरान के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही है। नेतन्याहू के लिए यह भी एक सरदर्द है। नेतन्याहू ने पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी इस टॉक को तोड़ा जाए, जो बातचीत हो रही है इसको तोड़ा जाए। मोसाद के चीफ स्पेशली गए थे और वहां पर रोम में उन्होंने मुलाकात की थी विटकाफ से। उनका यही कहना था, इसी काम के लिए गए थे कि अमेरिका प्रेशर बढ़ाए ईरान के ऊपर। लेकिन जब ट्रंप कह रहा है ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है और अगले राउंड की बातचीत अब एक्सपर्ट लेवल पे होनी है, तो नेतन्याहू के लिए चिंता बढ़ना बिल्कुल लाजिम है। इसी बीच में ईरान की बातचीत हुई है कतर के साथ गजा को लेकर। बहुत दिनों से ईरान का कोई बयान गजा पर नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सीज फायर डील जिसके बारे में बात की मैंने, जिसको कतर और इजिप्ट में मिलकर बनाया है, इसको ईरान का भी अप्रूवल है। ईरान के इरना पर यह खबर है कि दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों के बीच में बात हुई है। तो सीज फायर वाली बात कम से कम थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे अमेरिका में किस तरह के लोग शासन कर रहे हैं, 100 दिन हो गया आज ट्रंप के शासन का, वो भी बड़ा मजेदार है। वहां जो डिफेंस के चीफ हैं हेगेत साहब, उनका एक सिग्नल चैट आया था कि कैसे जब हूथी के ऊपर आक्रमण करना था तो उन्होंने सिग्नल ग्रुप बनाकर चैट की थी, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल हो गया था। अब यह आ रहा है कि उन्होंने अपनी बीवी और अपने भाई के साथ भी एक सिग्नल ग्रुप बनाया था जिसमें सारा कुछ शेयर किया था, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी नौकरी जाने वाली है। एक और खबर आई थी कि व्हाइट हाउस का ढेर सारा डेटा लीक हो गया है। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब सारी दुनिया को ठीक करने चले हैं। सबसे पहले उनको अपने आसपास के लोगों को ही ठीक करने की जरूरत है। लेकिन सबके बावजूद अगर ईरान से अमेरिका का समझौता हो जाता है और रेस्पेक्टेबल समझौता हो जाता है, तो मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदलेगा। देखना होगा हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, इन सब के ऊपर इसका क्या असर होगा। इसलिए आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार जो कुछ नया हो रहा है उसको रिपोर्ट करता रहता हूं, रिपोर्ट करता रहूंगा। जुड़ जाइए हमारे साथ, बहुत आसान है हमारी मदद करना, हमें ताकत देना। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब ना पॉसिबल हो तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजकर सब्सक्राइब करने के लिए तो जरूर कह सकते हैं। आप साथ रहेंगे तो हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर वो सच कह सकेंगे जो गोदी मीडिया कभी नहीं कह पाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।